नमस्ते, मैं आनंद आपके साथ जुड़ चुका हूँ आनंद एजुपद पे। दोस्त, हम लोग एक सीरीज लेकर चले हैं जिसका नाम आप देख पा रहे होंगे, जीएस बूस्टर क्लास। तो जो नए दोस्त हैं उनको बता दूं मैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 में सीबीटी 1 जो हुआ था, जो कि 28 दिसंबर से शुरू हुआ था, तो उसमें 133 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो हम लोग आज सीट 2 यानी कि जो 28 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था एग्जाम, उसमें जितना भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ उसके बाहरी बात को भी देखेंगे कुछ पॉइंट से। और आपको मैं बता दूं, इस क्लास में आपको मेरे साथ मिलने वाला है क्यूजेस, तो एक तरह से मिल ही जाता है। ई नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, पीडीएफ्स के थ्रू भी आपको मिल जाएगा। हमारी आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि समय जो होगा हमारे क्लास का आने का, वो डेली 8 बजे होता है। तो आप क्या कीजिएगा, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वीडियो को जरूर आप लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके, और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और बेल बटन या बेल आइकन जो होता है उसको दबा लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन, जिससे आपके हमारा वीडियो तक पहुंचते रहे। ठीक है, तो चलते हैं सर आज का पहले क्वेश्चन की तरफ। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर भले हैं, लेकिन ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि क्वेश्चन आप खुद रियलाइज करेंगे तो आप देख पाएंगे कि क्वेश्चंस का लेवल कहां से उठाया है और यह क्वेश्चंस किस किस एग्जाम में रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो सर क्वेश्चंस आपका ये है, निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? और आपका ऑप्शन है रक्त, हृदय, बड़ी आंत और धमनियां। तो जैसे कि परिसंचरण प्रणाली से हमको समझ में आता है कि ब्लड से रिलेटेड बात हो रहा है, तो ब्लड तो होगा, हृदय भी ब्लड के परिसंचरण में ही भूमिका निभाता है, और धमनियां जो है वो भी आपका उसी में भूमिका निभाता है, क्योंकि उसी से ब्लड जो है सर्कुलेट होती है बॉडी में। तो बड़ी आंत जो है ये परिसंचरण प्रणाली की कोई भी भूमिका नहीं कैरी करता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बड़ी आंत होगा। और बड़ी आंत जो है छोटी आंत के बाद शुरू होता है और गुहा तक जाता है, जो कि इसकी लंबाई यदि बात कीजिएगा तो 5 से 6 फुट की लंबाई माना जाता है। मीटर में यदि कभी आपको पूछ दे तो 1.5 मीटर होता है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में हम रखेंगे, वो है हमारा दूसरा क्वेश्चन, जैविक जलवायु परिवर्तन गठबंधन की एक पहल है। मतलब किसके द्वारा ये पहल किया गया था? तो ये यूरोपीय संघों के द्वारा मिलकर के एक पहल किया गया कि सर जलवायु परिवर्तन एक्चुअली देखिए जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वैश्विक जलवायु परिवर्तन मुद्दा इसीलिए है कि ये मानव पे एक तरह से समझिए, मानव क्या हर जीव पे क्या हो रहा है, एक तरह से ये भारी पड़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, बर्फ पिघल रहे हैं, तो जो समुद्र का लेयर है या महासागर के जल के लेयर है वो उठेंगे। और आपको भी पता है कि 1/3 तो पानी ही है, 1/4 में हम लोग रह रहे हैं पूरे के पूरे, तो पानी फैल जाएगा तो फिर हर तरह से प्रॉब्लम होगा। तो ये सारे यूरोपीय संघ ने मिल करके इसकी पहल की थी, यानी शुरुआत की थी। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके है, येन की मुद्रा है। मैं क्वेश्चंस को रिपीट कर दूंगा जिससे कि आपको सुनने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, येन की मुद्रा है, मतलब येन किसकी मुद्रा है, कहाँ की मुद्रा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो मुद्रा है जापान की है, ये जापान की मुद्रा येन है। जिस प्रकार से भारत की रुपया है, बांग्लादेश का टका है, तो उसी प्रकार से जापान की जो है मुद्रा जो है येन है। और साथ ही दोस्त मैं बता दूं, जापान की राजधानी जो है टोक्यो है, और वहाँ के पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर जो है फूमियो किशिदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने में हम चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चंस डिस्प्ले पे आ चुका है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस आपके लिए होना चाहिए कि संविधान सभा का विचार किसने पहली बार दिया था। तो विचार रखने का जो काम किया था M.N. रॉय किया था। M.N. रॉय का यदि नाम कहिएगा फुल फॉर्म इसका मानवेंद्र नाथ राय है। हालांकि इसका मूल नाम नगेंद्र नाथ भट्टाचार्य था, लेकिन उन्होंने अपना नाम परिवर्तन करके मानवेंद्र नाथ राय रखा था। संविधान सभा की जो गठन है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा लाया गया था, जो कि 1946 ईस्वी में लाया गया था। तो सर बढ़े आगे, आपकी इजाजत हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन विद्यमान है कहलाता है। मतलब कहने का मतलब कि पृथ्वी ग्रह का जहां पे जीवन की प्रेजेंस देखी गई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोग 3rd या 4th क्लास 5th क्लास का पर्यावरण यदि पढ़े होंगे तो वहां सेम यही डिफिनेशन लिखा हुआ है, उसे हम कहते हैं जीव मंडल। वहां पे जीव मंडल हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं कि बच्चों जीव मंडल किसे कहते हैं, तो वहां पे इसका डिफिनेशन ही दिया होता है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां पे जीवन विद्यमान है या उपस्थित है। तो चलिए आगे क्वेश्चन 6 नंबर पे चलते हैं।
और इसमें कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है, मतलब संगीत के क्षेत्र में ही दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ग्रेमी, टैगोर, ऑस्कर और कांस, ये 4 ऑप्शंस उस समय में दिया हुआ था। हालांकि मैं इस पर बारी बारी से बात कर देता हूं, 2 सेकेंड का बात होगा। सबसे पहला इसका तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ग्रेमी होगा। तो ग्रेमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में ही दिया जाता है और ये 4 मई 1959 को में पहला ग्रेमी पुरस्कार दिया गया था। पहले चीज समझ में आ गया, 1959 ईस्वी को 4 मई को पहला ग्रेमी पुरस्कार का वितरित हुआ था। अब ये ग्रेमी जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है द रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और जो 2021 में जो आप देखिएगा लिस्ट है, तो वो 63वां ग्रेमी पुरस्कार हुआ है, तो उसका लिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक टैगोर पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको पता होगा। और ऑस्कर पुरस्कार जो है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और ऑस्कर फिल्म में 1983 में गांधी फिल्म को, भारत का पहला फिल्म जो था गांधी को मिला था ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक कांस है, तो कांस फेस्टिवल के नाम से आप जानते होंगे कि ये फ्रांस में कान जगह है, वहाँ पे सारे फिल्मों के एक तरह से समझिए वो जिस पर से फिल्मों का महाकुंभ होता है, वहाँ सारे सेलिब्रिटी सब होते हैं, जाते हैं, तो वो कांस फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। तो सारी बात समझ में आ गया, फिर रिपीट कर देता हूँ। केवल संगीत से संबंधित ग्रेमी पुरस्कार होगा, टैगोर पुरस्कार साहित्य से संबंधित, ऑस्कर पुरस्कार जो होगा वो हमारे फिल्म में दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार है। और कांस जो या कान फेस्टिवल के नाम से जो लिखा हुआ है, उसका मतलब सीधा सा समझना आपको इतना ही है कि वो फिल्मों का महाकुंभ है, ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है 7th नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी ही एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने बुक जो एक लिखे थे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनके द्वारा ही लिखे गए पुस्तक का नाम है। और इसे हम एक सरनेम भी देते हैं, द ग्रैंड ओल्ड ऑफ मैन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कि दादा भाई नौरोजी को हम लोग क्या बोलते हैं, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और इन्होंने राष्ट्रीय आय गणना की प्रथम प्रयास किए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है, किस नियम के अनुसार से स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कोई और नियम नहीं, ये बॉयल का नियम है। और मैं इस नियम को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि P जो होता है वो आपका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल की मेथड से समझाना चाहूंगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो आप देखते होंगे कि यहाँ टेम्परेचर देखिए 300 केल्विन पर हमने फिक्स करके रखा है, लेकिन प्रेशर देखिए जैसे बढ़ा रहे हैं तो ये V का कर्व जो है देखिएगा आप, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है ऊपर नहीं जाकर के क्या हो रहा है, नीचे की ओर, मतलब ये व्युत्क्रमानुपात में बढ़ रहा है। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। तो बॉयल्स नियम में क्या होता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर जितना बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम उतना छोटा होगा। सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक इसमें ज्यादा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के 9th नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, इसका न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है ये यूएनए का एक प्रमुख अंग है। यूएनए के पास 6 अंग है, ठीक है। तो 6 अंग में सबसे प्रमुख अंग जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। और ये प्रमुख अंगों में से एक है, आप समझ के आ गया आपको। और इसमें हम आपको कल भी बताए थे कि इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 जो है परमानेंट सदस्य हैं और 10 जो है वो टेम्पोररी सदस्य हैं। जो 5 परमानेंट सदस्य है उसके पास ही वीटो पावर है, ये ध्यान रखना आपको। मैं कल भी हालांकि पिछले वाले वीडियो में मैं बताया था कि वह 5 कौन कौन देश है, तो आपको पता होगा। यदि आप है तो दोहरा सकते हैं आप हमारे साथ। ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और यूएसए, ये जो 5 देश है, इस 5 यूएसए मतलब अमेरिका, ये 5 देश जो है, ये पांचों देश के पास वीटो पावर, यानी कि ये अस्थायी सदस्य है। और 10 जो है वो अस्थायी सदस्य है। चलते हैं दोस्त, थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा लेकिन हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा नॉलेज आपको अच्छा दे करके चले। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आज का सीरीज का, वो है जन शिक्षण संस्थान JSS के तत्वाधान में संचालित होता है। तो ये यदि कुछ नहीं है, उस समय के ये करेंट क्वेश्चन था इसीलिए डाला गया था। तो ये जो होता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, वर्गीकी का जनन किसे कहते हैं। जनक, वर्गीकी का मतलब क्लासिफिकेशन का जो एक तरह से जो जनक है उसे किसे माना जाता है। तो हमारा इसका जो आंसर होगा देख लेते हैं सर। आंसर जो है कार्ल नियस को माना जाता है।
ठीक है। और सबसे पहले जो ये जो है ना, ये द्विनाम पद्धति का जो प्रचलन इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। द्विनाम पद्धति का मतलब जैसे मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम कहते हैं ना होमो सेपियंस, ठीक है, और जैसे आम का कहते हैं मैंगोफेरा इंडिका कहते हैं। तो ये जो द्विनाम प्रचलन है इन्हीं के द्वारा किया गया था, और ये इन्होंने इसको हम लोग वर्गीकरण का जनक के रूप में जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, डैश के एक प्रसिद्ध संतूर वादक है। तो संतूर वादक, हालांकि नीचे में इसका ऑप्शन दिया गया था, उस समय में दिया गया था शिव कुमार शर्मा है। और शिव संतूर बहुत दोस्त नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं फिगर दिखा दूंगा तो आप समझ गए होंगे। ये शिव कुमार शर्मा जी है, ये बहुत ही प्रसिद्ध संतूर वादक है, ध्यान रखेंगे इनका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर लेकर के, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। देखिए विधान परिषद तो सबसे बड़ी चीज है कि ये एक अस्थायी सदस्य, अस्थायी होता है, ये अस्थायी बॉडी गवर्नमेंट का होता है, कभी इसको भंग नहीं किया जाता है, ठीक है। जिस वजह से राज्यसभा क्या बोलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, तो राज्यसभा कभी भंग होने वाला सदस्य सभा नहीं होता है। उसी प्रकार से विधान परिषद भी राज्य में होता है जो कभी भी भंग नहीं होता, उसमें सदस्य क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो कुल अभी तक में जो है टोटल वैसे 6 राज्य में विधान परिषद लगा हुआ है, ठीक है। कौन कौन, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी, ये 6 राज्य में विधान परिषद है। लेकिन 2 को और स्वीकृति मिल गई है बनाने का, किसको किसको, असम और उड़ीसा को। तो 8 हो जाएगा टोटल। अभी स्वीकृति प्रदान हुई है असम और उड़ीसा को, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी, ये 6 राज्य है जहां पे विधान परिषद है अभी। तो यहां पूछ रहा है सर किस में, तो हमारा ऑप्शन सीधा सीधे होगा आंध्र प्रदेश, है ना। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर के, करा प्रसिद्ध गोल गुंबज कहां स्थित है। गोल गुंबज जो है आपका, ये जो है एक्चुअली में कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक जो आपका क्या बोलते हैं, साउथ इंडियन स्टेट बोलेंगे ना, तो ये उस वहां पे स्थित है, कर्नाटक में ही स्थित है ना, हाँ सही है। और गोल गुंबज में किसी का मकबरा है, वो किसका है बताइए, हाँ ठीक है, आदिल शाह का मकबरा है, ठीक है। और कर्नाटक के बीजापुर में खास करके ये जगह है जहां पे गोल गुंबज अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन, मोपला विद्रोह इन वर्षों के बीच हुआ था। तो मोपला विद्रोह का जो आपको ईयर पूछा है यहाँ पे, लेकिन आपको मैं जानकारी बता दूं कि मोपला विद्रोह जो है केरल के मालाबार तट पे हुआ था, और इसका नेतृत्व जो है अली मुसलियार किया था, ठीक है। और ये इनका जो ईयर था उस समय में 21-22 का ईयर चल रहा था, 1921-22 के बीच में इन कहाँ पे, केरल के मालाबार तट पे हुआ था। याद रखिएगा मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पे हुआ था, 21-22 के दरमियान में हुआ था, ठीक है। किस फिल्म को 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको रटे भी होंगे, हम ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, और बहुत बच्चे इसको देखे भी होंगे। उसका नाम है गली बॉय। गली बॉय में एक्टर हैं रणवीर कपूर, और एक्ट्रेस के जो रोल में आई हुई है उनका क्या नाम था, आलिया भट्ट, हाँ वही महेश भट्ट वाला बाबा जी का, ठीक है। तो गली बॉय को मिला गया था, अब कैसे मिला ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। आपको किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था जालियांवाला हत्याकांड। तो आप लोग सभी आदमी जालियांवाला हत्याकांड से आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे। ये जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। डॉक्टर सतपाल और किचलू के गिरफ्तारी जो हुआ था उसके अगेंस्ट में हुआ था, और ये शांतिपूर्ण सभा था। हालांकि उस समय में धारा 44 लगा हुआ था, लेकिन ये एकृत नहीं होना चाहिए था। और तो वहाँ पे इसके विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा हो रहा था, जहाँ पे जनरल ओडायर ने आकर के पीछे से एक तरह से एक संकीर्ण रास्ते से, समझिए वहाँ रास्ता बंद करके गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया था। अभी भी कहा जाता है वहाँ की मिट्टी जो है खूनों से लाल है। और ये एक क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, ये याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग जो है वो एक्चुअली में वो जमीन कहाँ की किसकी है। तो जल्ली नामक एक व्यक्ति है, उसके वो संपत्ति है या अधिकार समझिए उसका, उस पे है उसका, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ। तो सिंपल बता ही दिए थे आपको कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 19 नंबर, डैश परियोजना उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में तो बहुत सारी परियोजना है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे जो दिया होता वो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स की परियोजना के बारे में बात करता। टिहरी हाइड्रो पावर किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि वह देश के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्लांट है, जिसका क्या बोलते हैं पावर प्लांट है। कहने का मतलब ये है, समझिए देखिए ऐसे कीजिए ना, हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब क्या हो गया कि हाइड्रो मतलब पानी, पावर मतलब हो गया बिजली, है ना। तो जहां पानी से बिजली बनाते हैं, और टिहरी हो गया एक जगह है। तो टिहरी जो है बांध है एक तरह से, समझ रहे हैं, जो भागीरथी नदी पे बनाया गया, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है।
जो कि 260 फीट, सॉरी 260 मीटर, ठीक है। अब गूगल कीजिएगा 260.5 दिखाएगा आपको। तो 260 मीटर ये ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि भागीरथी नदी पे बनाया गया है, और ऑफ कोर्स ये उत्तराखंड में ही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत संबंधित है, तो सभी जानते होंगे उनके जन्मदिन पे हम लोग, अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्मदिन पे हम लोग विज्ञान दिवस भी मनाते हैं, और विज्ञान दिवस मनाते हैं हम लोग 28 फरवरी को, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, कभी कभी पूछा जाता है। तो 1930 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, वहां पे लिखा हुआ नेट नेशनल प्रोडक्शन, NNP क्या है। तो जो ऑप्शंस दिया हुआ था, थोड़ा सा 4 ऑप्शंस लेंदी टाइप का दिया हुआ था। तो NNP जो होता है, नेट नेशनल प्रोडक्शन, बराबर होता है GNP माइनस डिस्क्रिमिनेशन। तो डेट मीन्स GNP मतलब ग्रोथ नेट प्रोडक्शन माइनस वही हरासमेंट जिसको बोल सकते हैं। तो ये बराबर निकाल करके आप NNP निकालते हैं। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा होगा उस समय का। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क कहाँ स्थित है। तो ये जो है हमारा मुंबई में अवस्थित है। ये क्वेश्चन उतना दम लेंगे, ये सब स्टैटिक्स जीएस का क्वेश्चन है, बिल्कुल याद आप रखेंगे अच्छे तरह से, कभी भी बार में रिपीट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि। कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणाम को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ी थी। थोड़ा फिर से सुनिए क्वेश्चन को। प्लासी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ी थी। तो आप भी जानते होंगे कौन लड़े थे, सूरजदल लड़े थे। कहाँ, सिराजुद्दौला लड़ा था, और ये था कौन, तो उस समय में बंगाल के नवाब था, ठीक है। तो प्लासी की लड़ाई कब हुआ था, ये हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को, इस भी याद रखेंगे। तो 1757 रखेंगे, और ये बैटल ऑफ प्लासी जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई गया था, जिसमें सिराजुद्दौला का पराजित हो गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत चुका था। फिर उसके साथ वे साइन एग्रीमेंट किए थे। 25वां क्वेश्चन है, सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता है। तो सूर्य की चमकती सतह को कहा जाता है प्रकाश मंडल, और इसका यदि तापमान यदि बात कीजिएगा तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचिए सबसे जो चमकता हुआ सतह होता है वो, अच्छा कभी कभी सूर्य के सतह में आपको भी काले काले धाबे दिखाई हो देते हैं, तो इसका मतलब वो जो है वो पार्ट जो है सूर्य का ठंडा है थोड़ा सा, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ऐसा ठंडा मतलब ये नहीं कि 0 डिग्री सेल्सियस है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, मैडम कामा द्वारा स्टुटगार्ड होना चाहिए शायद, आई थिंक, हमको जैसा लग रहा है स्टुटगार्ड होगा। स्टुटगार्ड में फहराया गया तिरंगा किसके द्वारा तस्करी कर ब्रिटिश भारत लाया गया था। तो देखिए मैडम कामा जो है एक ये पहली भारतीय लेडी है जो विदेशी धरती पर जाकर के झंडा फहराई थी, समझ रहे हैं ना। और ये फहराई थी आपको लगभग 1907 ईस्वी में, जो एक तरह से क्या बोल सकते हैं समाजवादी टाइप का एक अथी हो रहा था, आयोजन हो रहा था, उसमें इन्होंने एक तिरंगा झंडा फहराई थी। लेकिन वो तिरंगा और ये आज का तिरंगा बिल्कुल दोनों अलग है, समझ रहे हैं ना। उस समय में उनके तिरंगे में हरा, केसरिया और लाल रंग की धारियां बनी हुई थी, ठीक है। और आज तो जानते ही हमारे में आज में केसरिया है, उसमें सफ़ेद पट्टी है, फिर हरा है, और उसके बाद चक्र है। तो उनका एक तिरंगा अलग टाइप का था, लेकिन बस सिंबल था तिरंगा के ही, ठीक है, हमारा इंडियन सिंबल ही था। और पिंगली वेंकैया नायडू तो पिंगली वेंकैया है ना शायद हमारी ये तिरंगा का, है ना। ये तिरंगा का जो क्या बोलते हैं इसका डिजाइनर है वो पिंगली वेंकैया है। लेकिन मैडम कामा जो फहराई थी वो झंडा, वो बिल्कुल ही अलग था। उसमें हरा, केसरिया और लाल की ढंग की धाड़ियाँ थी। तो उसको कैरी करके जो लाई थी वह इंदुलाल याग्निक लाई थी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन को लेकर के, क्या बताइए। मैडम कामा जो झंडा फहराई थी, ठीक है, उसको लेकर के आई थी ब्रिटिश की धरती से ये इंदुलाल। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, देख रहे हैं थोड़ा क्वेश्चन आपकी बार एनटीपीसी जो है अंदर जाकर के पूछा था, इसलिए थोड़ा सा बच्चे को डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक आया था। आप लोग भी बताइएगा कि 40 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चंस आपका सही हो रहा है। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। मेजबानी तो समझते हैं ना, मेजबानी और मेहमानी दो बात होता है। तो हम नहीं कहते तुम्हारे यहाँ मेजबान बन के आएंगे, तो संभव ये गलत है, मेजबान नहीं होता, मेहमान बन के आएंगे। मेहमान मतलब बाहरी और मेजबान मतलब घर के। तो 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी करने वाला देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर के बाद 28 आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में एक सहायक मेमोरी का हिस्सा नहीं है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन प्रोम, ठीक है। आगे चलते हैं सर। पहला भारत संचार उपग्रह है, मैंने पहला भारत संचार उपग्रह कौन सा है। एप्पल है,
क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, डैश एक अदिश राशि है। हालांकि इसका ऑप्शन पहले आ चुका था। चलिए, डैश एक अदिश राशि है, तो बहुत सारा वहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना था अदिश राशि को। तो अदिश में होता है कि ऐसा राशि जो बिना, ठीक है, दिशा का हो। मतलब क्वांटिटी तो हर एक राशि के साथ होती है, लेकिन यदि उसके साथ दिशा ना हो तो वह अदिश राशि कहलाती है। जैसे चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन, समय, ताप, कार्य, ये सारी की सारी क्या होती है, अदिश राशि होती है। और जो सदिश राशि होती है, जैसे वेग हो गया, बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग, कोणीय वेग, ये सारी की सारी क्या होती है, स्वदेश राशि होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के सर जी। 31 नंबर क्वेश्चन है, 39वीं समांतर रेखा जो है सीमा किसके किसके बीच बनाती है, के बीच की सीमा है। ठीक है, जैसे मैकमोहन है, रेड क्लिफ है, लाइन है, उसी टाइप से 39वीं समांतर रेखा जो है वो किन देशों के बीच में सीमा रेखा बनाती है, तो ये यूएसए और कनाडा के बीच में बनाती है। 32 नंबर क्वेश्चन है, उर्वरकों की क्रांति का संबंध किस रंग से है। हालांकि आज भारत में इस चीज़ का बहुत ही किल्लत है, खास करके अपने बिहार में यदि देखिएगा तो अभी खादों के लिए जो है माड़े पार्टी हो रहा है ना। तो पता नहीं, ये देश के 70-75 साल हम लोग शादी के 75वें साल महोत्सव मना रहे हैं, और हमें उर्वरक के लिए भी यदि इस टाइप से सिचुएशन करना पड़ जाए तो ये हमारे लिए थोड़ा सा उर्वरक क्रांति का मतलब थोड़ा सा धीमा पड़ रहा है। लगता है उर्वरक क्रांति को हम लोग बढ़ाना पड़ेगा। तो ये किस कलर से संबंधित है, ये ग्रे कलर से संबंधित है। और हालांकि अभी ये कहा जाता है कि ये थोड़ा सा जो चल रहा है उर्वरक के बारे में डिसीजन, तो डिसीजन आ रहा है यही कि जो ये माल जो इंपोर्ट होता है ये चाइना से ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं, तो इसी कारण से थोड़ा ये प्रॉब्लम अभी चल रहा है। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है। तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय हमारा नई जो राजधानी है, नई दिल्ली देश का, वहीं पे है। ठीक है, हम नई राजधानी इसलिए बोलते हैं कि पहले राजधानी हम लोग दिल्ली बोलते थे, अब नई दिल्ली बोलते हैं राजधानी। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन से, इंद्रधनुष ढांचा सरकार के एक पहल है किसके लिए। तो किसके लिए है भाई इंद्रधनुष, वो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के जो है सुधार की स्थिति को करने के लिए इंद्रधनुष एक चलाया गया था अभियान। लेकिन अभी क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक रखेंगे, सारे को तो हम लोग डाल रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, तो सार्वजनिक का तो मतलब ही नहीं बन पा रहा है ना। तो इंद्रधनुष से याद रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उसका सुधार का। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो निगरानी करता है। अच्छा, कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि सहजीवी इनमें से कौन सा है, देखते हैं। तो जो 28 दिसंबर का जो मॉर्निंग का शिफ्ट का क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड लगभग इवनिंग का शिफ्ट का आप कंपैरिजन कीजिएगा कल और आज वाले वीडियो को, तो आपको मिल जाएगा। कोशिश करेंगे आपके साथ हम वीडियो और ज़्यादा लेके आने का। तो फिलहाल अभी बात करते हैं लाइकेन के बारे में। तो लाइकेन जो है एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण का निगरानी कर सकता है। मतलब ये वायु प्रदूषण कंडीशन में अपने आप को कलर को चेंज कर देता है। ठीक, अपने कलर को चेंज कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का भारत के संविधान में जोड़ा गया है। मतलब कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जहां पे कह सकते हैं आपकी मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो वो हमारा है 42वें संविधान संशोधन। जब हुआ था तो उस समय में हमें मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, क्योंकि हमारे पास मौलिक अधिकार तो था, लेकिन हमारा मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए। हम यदि भारतीय हैं तो हम अपने देश पे यदि अपने आप नाज करते हैं तो हमारा कर्तव्य भी देश के प्रति पड़ता है। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, सेब से संबंधित रोग के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं उसको अग्नि दोष। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी ने NIU का अर्थ क्या है। यानी कि सिंपल सा पूछ रहा है कि NIU का मतलब यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो इसका मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। 2020 में आर्थिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो याद रखिएगा, आर्थिक विज्ञान पे नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया था। रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया था आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 में। और तो आप यदि एग्जाम की तैयारी के लिए जा रहे हैं तो 2021 का और 2019 का भी देख करके ही जाइएगा। ठीक है, और आइए 2000 लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, वो 40 नंबर क्वेश्चन है। और यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कब चालू किया गया था। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है चालू किया गया था 1969 में, यानी कि 1969 ईस्वी में चालू किया गया था। तो इस प्रकार से हम यदि बात करें तो ये जो 1 से 40 तक क्वेश्चंस लेकर के आए, जो कि अभी आप जो देख पा रहे होंगे, ये सारी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कि RRB NTPC ने पूछा है।
ठीक है। और ये 28 दिसंबर के इवनिंग शिफ्ट में है, और 28 दिसंबर के मॉर्निंग शिफ्ट का वीडियो हम आपको पिछली क्लास में करवाए सेट 1 में। उसी प्रकार से फिर नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट सेट में आएंगे। तो इस प्रकार से ये क्लास कंप्लीट हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक भी आप लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए। 40 क्वेश्चन में कमेंट कीजिए कि आप कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, या आपको क्लास कैसा लगा ये कमेंट कीजिए, या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर भी इस क्लास को कर सकते हैं, जिससे कि हमारे नए दोस्त जुड़ेंगे तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो आपके साथ हम और ज़्यादा एनर्जेटिक चीज़ से महसूस करेंगे लेकर के आने के लिए, ठीक है। और आपको मैं जानकारी के लिए फिर से एक बार याद दिला दूँ, घड़ी की समय देख लीजिए, सुबह 8 बजे हमारा क्लास आपके स्क्रीन पे यानी कि आपके मोबाइल पे आ जाता है। तो आप 8 के बाद आप जब भी चाहे उस क्लास को देख सुनते हैं, जितना भी चाहे उतना बार आप रिपीट क्लास को सुन सकते हैं, ठीक है। तो और लास्ट में जाते जाते यदि आप नए व्यूअर्स हैं, नए हमारे चैनल पे आए हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।